हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की काव्यखंड का पाठ 14 चंद्रघेना से लौटती वेद का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका पठन वाचन करेंगे। इस पाठ में सबसे पहले हम कवि परिचय पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में पाठ का परिचय, कविता का सारांश, कविता का भावार्थ व अर्थ ग्रहण। सबसे पहले कवि परिचय में हम आते हैं हमारे कवि केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन नामक गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज शिक्षा प्राप्त की तथा आगरा विश्वविद्यालय, जिसको आज भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा कहते हैं, वहां से LLB की। बांदा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन में सक्रियता आपने बनाए रखी। युवावस्था से ही केदारनाथ जी साहित्य सेवा में संलग्न हो गए थे। उनके अध्यापक सिलीमुख ने उनके लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया था। सिलीमुख नामक अध्यापक थे, उन्होंने इनके लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इनकी कुछ कविताएं माधुरी नामक पत्रिका में छपी थी। बड़े होकर वे प्रगतिशील आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोत जी तथा रसाल जी के संपर्क में आए। इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। ये सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। सन 2000 में आपने शरीर त्याग किया। आपकी मृत्यु सन 2000 में। आप प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि थे। आपकी प्रमुख रचनाएं 3 रचनाएं हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक। इन तीनों रचनाओं का संकलन फूल नहीं रंग बोलते में हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने काव्य संग्रह जो रचे हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: आग का आईना, पख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी करी आदि। केदारनाथ जी अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि थे। उनकी कविताओं में जन सामान्य के संघर्ष का यथार्थ वर्णन मिलता है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। चना, अलसी, सरसों, बगुला, तोता आदि के स्वर उनके सहज जीवन के चित्र। उन्होंने ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम और श्रृंगार के प्रति भी अपनी उत्सुकता दिखाई है। उसका भी सरस वर्णन किया है। समाज में चल रही शोषण की प्रवृत्ति, संघर्ष पर भी आपने पेनी दृष्टि रखी। पाठ का परिचय हम देते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रघेना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत, खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त है। यहाँ पर किसकी? प्रकृति और संस्कृति की एकता। प्रकृति और संस्कृति की एकता। प्रकृति व संस्कृति की एकता।
इस पाठ के माध्यम से। इसके बाद में आता है कविता का सारांश। चंद्रगहना से लौटती बेर प्रकृति सौंदर्य की अद्वितीय कविता है। कवि चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है। उसके पास प्रकृति को निहारने का काफी समय है, बहुत समय है। वह एक खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। उसके पांव के नीचे तालाब है जिसमें लहरियां उठ रही हैं। पास ही चने के नन्हे पौधे हैं जिनके सिर पर गुलाबी फूल हैं और वे दूल्हे की भांति सजे हुए। मानवीकरण अलंकार। अलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण करके प्रेम निवेदन कर रही है। सरसों ने जैसे अपने हाथ पीले कर लिए हैं। चारों ओर स्वयंवर जैसा मनोहारी दृश्य दिखाई दे रहा है। पत्थर जैसे पानी पी रहे हैं। सूरज की किरणों का प्रतिबिंब चांदी के गोल खंबे जैसा लग रहा है। तालाब में कहीं मछलियों की तलाश में बगुला खड़ा है तो कहीं काले माथे वाली चिड़िया झपट्टा मारकर मछली को अपनी चोंच में दबाती है और आकाश में उड़ जाती है। कहीं चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियां फैली हैं जिन पर रीवा के कांटेदार वृक्ष खड़े हैं, पेड़ खड़े। इस निर्जन पहाड़ी पर तोते का टेंटे का स्वर और सारस का टेटो टेटो का स्वर मन को बहुत अच्छा लगता है। कवि चाहता है कि इन पक्षियों के साथ वह भी आकाश में उड़ जाए और उनकी प्रेम कहानी सुने। ये कविता का सही। अब कविता का वाचन करते हुए अब हम इनका भावार्थ देखेंगे और अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कवि कविता के माध्यम से कहता है, देख आया चंद्रगहना देखता हूँ दृश्य अब मैं। देख आया चंद्रगहना देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। देख आया चंद्रगहना देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर ये हरा चना, हरा ठिगना चना। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना। बांधे मुरेठा सीध पर छोटे गुलाबी फूल का। सज कर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। देह की पतली कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। देख आया चंद्रगहना देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहता है कि वो चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है। वो चंद्रगहना नामक गांव को देख आया है। वो देख करके आकर के वो लौट रहा है। किसी खेत की मेड़ पर वो अकेला बैठा हुआ है और अब इस प्राकृतिक दृश्य को देख रहा है। वहां के प्राकृतिक दृश्य को क्या देख रहा है भाई? वहां से बैठा हुआ सामने देखता है कि वही चने का एक ठिगना पौधा, चने का पौधा छोटा होता है, यह हरा एक बीते के बराबर, एक बिलस्त के बराबर, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना। एक चने का पौधा सामने खेत पर खड़ा हुआ है, छोटा सा, एक बिलस्त भर, एक बीते के बराबर का है। ऐसा लग रहा है उसे जैसे हरा ठिगना चना ठिगना है। बांधे मुरेठा सीत पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। मानो
सिर पर मुरेठा माने पगड़ी, इसकी गुलाबी, छोटे छोटे गुलाबी फूलों की पगड़ी सिर पर बांध करके, सेहरा सिर पर बांध करके, साफा बोलते हैं, सिर पर बांध करके कोई ठिगना चना खड़ा होता है, मानवीकरण अलंकार। खेत है, खेत में छोटे छोटे चना, चने का खेत है, ठिगना चना है, उसको देख कर कवि के मन में कल्पना आ रही है, उसके ऊपर गुलाबी फूल निकल आए हैं, तो ऐसा लग रहा है उसको कि जैसे कोई साफा बांधे हुए, गुलाबी फूल का सेहरा पहने हुए, साफा बांधे हुए, मुरेठा बांधे हुए छोटा सा ठिगना चना सजकर खड़ा हुआ है। कभी कभी अन्य पौधे भी खेत में हो रहे हैं, पास ही मिलकर उगी है, उसी से मिलकर के एक अलसी का पौधा हो गया है। अलसी तेल बनता है, अलसी का पौधा हो गया है। देह की पतली कमर की वजह, उसका पौधा बिल्कुल पतला है, डंडी की तरह। मानवीकरण अलंकार कर दिया है उस अलसी के पौधे को, नायिका का स्वरूप दे दिया है कवि ने। कह रहे देह की पतली, पतली देह, उसका शरीर पतला है, जीरो फिगर जिसको बोलते हैं। देह की पतली, कमर की लचीली, उसकी कमर लचीली है, नाजुक है। उस अलसी के पौधे पर ऊपर नीले फूल निकल आए हैं, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ा। तो कवि यह कल्पना कर रहा है कि वो अपने सिर पर नीले फूल को चढ़ा करके आवाहन कर रही है, कह रही है, आमंत्रण दे रही है कि जो छुए है, जो इस नीले फूल को छू लेंगे उसको मैं अपना हृदय का दान दे दूंगी, मैं उसका अपना दिल दे दूंगी, उसको अपना हृदय दे दूंगी, यानी मैं उसको उसका वरण कर लूंगी। मानवीकरण अलंकार। देह की पतली, कमर की लचीली, नीले फूल, फूले फूल को सिर, कह रही है जो छुए ये दूर हृदय का। मानवीकरण अलंकार, चने का मानवीकरण कर दिया गया है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, प्रेम की प्रिय भूमि उपजा अधिक है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस व्यापारिक नगर,
व्यापारिक नगर, नगर को व्यापारिक कहा गया है। वहां प्यार, मोहब्बत, नातेदारी, रिश्तेदारी, संबंध सब नाप तोल करके होता है। शहरों में, गांव में ऐसा नहीं है। यहाँ ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में कवि ने अंतर। ग्रामीण परिवेश प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से परिपूर्ण होता है। शहरी परिवेश व्यापारिक नगर। कवि कहता है कि सरसों के बारे में मत पूछो, खेत में सरसों खिलाई है, सरसों की फसल पक करके तैयार हो गई है, उसका सौंदर्य चरम सीमा पर है। यहाँ मानवीकरण करते हुए, सरसों का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि सरसों के रूप, सौंदर्य और उसके हर्ष और उल्लास के बारे में कुछ मत। सरसों की फसल पक करके तैयार हो गई है, यानी कि सरसों रूपी जो कन्या है वो विवाह के योग्य हो गई है। वह बहुत सुंदर लग रही है, वो बहुत आकर्षक लग रही है। उस पर चारे और पीले फूल खिल रहे हैं। उस पीले फूलों को देख करके कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो उसने अपने हाथ पीले कर लिए हो, हल्दी का उपटन अपने आप लगा लिया हो, यानी कि उसने विवाह के वस्त्र पहन लिए हो और सज धज करके ब्याह के मंडप में, विवाह के मंडप में स्वयं पधार रहे। ऐसे मांगलिक कवि को ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाने चला आया है। बसंत ऋतु में जब फागुन का महीना आता है तो हर्ष और उल्लास में वृद्धि हो जाती है, होली के गीत गुनगुनाने लगते हैं। फागुन का महीना फाग के गीत से प्रकृति का प्रेम भरा आंचल हिल रहा है। प्रकृति का प्रेम भरा जो आंचल है, यानी प्रकृति पूरी तरह से अपनी छटा में व्याप्त है, परिपूर्ण है। इस विजन में यहाँ सन्नाटा है। विजन शब्द क्या है? विजन। जन माने लोग, वी उपसर्ग लगा दिया। विजन माने लोग रहित, लोगों रहित, यानी शांत वातावरण, यानी जंगल, सुनसान स्थान। इस सुनसान स्थान में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है। ये जन रहित है, लोगों से रहित। ये स्थान शहर की चिल्लपों यानी कि व्यापारिक गतिविधियों से सर्वथा दूर है। ये भूमि प्रेम पैदा करने वाली भूमि है। यहाँ प्रेम को विस्तार मिलता है। यहाँ प्रेम, यहाँ भी कवि ने मानवीकरण अलंकार की छटा व्याप्त की है। आगे देखिए, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, नील तल में जो उगी है घास भूरी, लह रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंखों को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में,
चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबा कर चोंच में, चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है। ध्यान निद्रा त्यागता है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कवि चंद्रघेना से लौटते हुए खेत की मेड़ पर बैठा हुआ खेत के प्राकृतिक दृश्य को देखा। वही गांव के बाहर दूर नीचे मानवीकरण अलंकार कर दिया, प्रकृति का पैर बना दिए हैं। वो निचले स्थान को पैर की संज्ञा दे दी है कि पैर के तले एक पोखर है। जहां कभी बैठा है वहां उसके पैरों तले यानी उसके नीचे की ओर एक पोखर है। पोखर में से लहरें उठ रही हैं। हवा के प्रवाह से पोखर का पानी हिलता है तो ऐसा लगता है उसमें लहरें। पोखर का पानी है, काई के कारण नीला प्रतीत हो रहा है। अंदर उसमें भूरी भूरी घास उगी हुई है। जब हवा का प्रवाह पानी के ऊपर से गुजरता है तो उसमें लहरियां उठती हैं, और जो लहरियां उठती हैं उसके साथ उस पानी के अंदर डूबी हुई घास है वो भी लहरा लेती है, वो भी लहरिया लेती है, वो भी हिलने डुलने लगती है। सूर्य चमचमाता हुआ आकाश में अपनी चरम सीमा, सूर्य का जब प्रतिबिंब उस पानी के ऊपर पड़ता है, सूर्य के किरणों की छाया उस पानी के ऊपर पड़ती है, तो वो पानी का उतना हिस्सा चमकने लगता है। ऐसा लग रहा है कवि को कि जैसे चांदी का कोई बड़ा सा गोल खंभा, सूर्य का प्रतिबिंब उस जल में दिखाई दे रहा है, और लहर देता हुआ जब पानी हिलता डुलता है तो वो उसका आकार विस्तृत हो जाता है, वो एक खंबे के समान प्रतीत होने लगता है। वो गोल सूर्य का प्रतिबिंब एक चांदी के खंबे के समान प्रतीत होता है, जो कि आंखों को चकमकाता है, यानी उसकी रोशनी, उसका प्रकाश आंखों को चुंधिया देता है, आंखें चौंधिया। उस पोखर के किनारे पर कई पत्थर पड़े हुए हैं, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। पोखर का पानी बार बार हवा के प्रवाह से लहर लेता हुआ उन पत्थरों से टकराता है। कभी कल्पना कर रहा है कि ये पानी पी रहे हैं। पत्थरों का मानवीकरण अलंकार, चुपचाप यहाँ अपने एक स्थान पर बैठे हुए इस लहर का, इस तालाब का, इस पोखर का लहर के माध्यम से ये पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं। जाने कितने सदियों से, कितने सालों से ये यहाँ पड़े पड़े पानी पी रहे हैं, और जाने कितने सालों तक ये यहाँ पीते रहेंगे। प्यास जाने कब बुझेगी, कब इनकी प्यास बुझेगी, कुछ नहीं। वहीं उस पोखर में एक बगुला चुपचाप खड़ा हुआ है। बगुला आंखें बंद करके रहता है, ऐसा लगता है जैसे सो रहा हो, परंतु अपने लक्ष्य की तरफ उसका ध्यान रहता है। ध्यान कहते हैं बगुले जैसा होना चाहिए। अपनी टांग को जल में डुबा करके चुपचाप बगुला खड़ा हुआ है, ध्यान निंद्रा लगा करके। तैरती हुई जब कोई मछली उसके पास आती है उस पोखर में, तो वो अपनी ध्यान निद्रा को झट से त्याग देता है और झट से उस मछली को अपनी चोंच में दबाकर गले के नीचे उतार जाता है। सामने से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इसका ध्यान उस जल की तरफ, उस मछली की तरफ नहीं है, परंतु उसके रेंज में आते ही, उसके नजदीक आते ही वो झट से चोंच को पानी में डालता है और उस मछली को अपने गले के नीचे उतार लेता है। ये उस बगले की। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया
श्वेत पंखों के झपाटे मार फोरन, टूट पड़ती है बड़े जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, ऐसी चिड़िया जिसका माथा काला होता है, चोंच पीली होती है, पंख जो होते हैं उसके सफेद होते हैं। ऐसे काले माथे वाली चतुर चिड़िया आकाश में उड़ती रहती है। जैसे ही वो जल के अंदर एक चमकीली उजली फुर्तीली मछली को तैरते हुए देखती है तो वो अपने सफेद पंखों से फौरन झपट्टा मार करके नीचे आती है और उस जल के अंदर से अपनी पीली चोंच में उस उजली, उस चतुर, उस फुर्तीली मछली को दबा करके आकाश में दूर उड़ करके चली जाती है। जल के ऊपर तुरंत झपट्टा मारती है और आकाश की ओर बढ़ती चली जाती है, आकाश की ओर। और मछली की सारी फुर्ती, सारी चतुरता, सारी चालाकी धरी रह जाती है, तुरंत ऊपर हो जाती है। ये यहां तक का वर्णन। अब और यहीं से ऊंची भूमि, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से, और यहीं से और इसी स्थान से भूमि ऊंची है। जिस जगह से ये भूमि थोड़ी ऊंचाई पर है, थोड़ी ऊंची, रेल की पटरी गई है, उसके ऊपर से रेल की पटरी निकल करके गई। रेल की लाइन बिछाने के लिए जमीन को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, उसमें गिट्टियां वगैरह डाल देते हैं। तो कभी वहां बैठा हुआ है, मेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है, चंद्रघेना देख करके आ रहा है। ये सारे प्राकृतिक दृश्य देखने के बाद जब सामने की तरफ उसकी निगाह पड़ती है तो और यहीं से ऊंची भूमि है, जहां पर ऊंची भूमि हो रही है, भूमि थोड़ी ऊंची हो रही है, रेल की पटरी गई है, वहां पर रेलवे लाइन बिछी हुई है, रेल की पटरी गई हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है इस समय, ट्रेन के आने का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, यहाँ पर स्वच्छंद हूँ, मुझे किसी प्रकार का बंधन नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, मुझे जाना भी नहीं है, टाइम पास करना है। वो प्रकृति को देख रहा है, देख करके उसके बारे में विचार करते हुए टाइम पास। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। चित्रकूट के आसपास गांव, चित्रकूट की अनगढ़ यानी बिना गढ़ी गई, आड़ी टेढ़ी, ऊबड़ खाबड़, प्राकृतिक रूप से ऊबड़ खाबड़, चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां यानी पठारी क्षेत्र, यहां से दूर दिशाओं तक फैली हुई कवि को दिखाई दे रही है। के आसपास की भूमि कैसी है? बांझ भूमि है, जिन पर फसल नहीं होती। चंद्रघेना के इस तरफ, रेलवे लाइन के इस तरफ वाले हिस्से में तो फसल लहरा रही है, परंतु उस तरफ सामने की तरफ का जो हिस्सा है वो बांझ है। इधर उधर रीवा के कांटेदार झाड़ियां उगी हुई है,
कांटेदार पेड़। ऐसे में सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुक्के का स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुक्के का स्वर टे 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 टे। इतने में उसको सुक्के वाले तोते का टे 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 उद्बोधन का स्वर सुनाई देने लगता है, मीठा मीठा जो कानों को रस करता है। अचानक तोते का स्वर सुनाई देता है। तोता कैसे बोलता है? टे 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 टे। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। उसे स्वारस का स्वर, सारस नामक पक्षी का स्वर सुनाई देता है, जो बोलते टिरटो 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 ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस वन स्थली को, इस निर्जन वन के स्थान के हृदय को चीरता हुआ इस वन स्थली में कवि को सारस का स्वर सुनाई देता है, उठता गिरता सा स्वर। ऐसा लगता है जैसे उठ गिर रहा, टिरटो 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 ध्वनियों के साथ। मन होता है उड़ जाऊं मैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। इस उबड़ खाबड़ रास्ते की अपेक्षा कभी हरे भरे खेतों की ओर जाना चाहता है। ये बांझ भूमि को कभी देख रहा है, वहां बीच बीच में मीठे तोते का सुर सुनाई दे रहा है, सारस का उठता गिरता से टिरटो टिरटो दिखाई देता है। कभी कभी मन होने लगता है कि मैं भी अपने परों को फैला करके यहां से उड़ जाऊं। कवि का मन करता है कि उसके भी पर निकल आए और वो सारस के साथ उड़ता हुआ वहां पर जाए जहां पर युगल सारस यानी सारस का जोड़ा आपस में प्रेमालाप कर रहे हों। वहीं कवि कहीं छिपकर बैठ जाना चाहता है, जिससे कि वे उनकी सच्ची प्रेम कहानी को सुन सके, वे उनके सच्चे प्रेमालाप को सुन सके। ऐसी कवि की यहाँ पर इच्छा। बस यही इस कविता का भावार्थ था, इसका अर्थ ग्रहण था। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल।